सभी को नमस्कार। आपके विवेक सर आपके बारे में बहुत तारीफ कर रहे हैं कि बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए भाई, थोड़ा सा बातों को आगे लेके चलते हैं। और पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे खूबसूरत सी बातचीत के बारे में, जिसे हम कहते थे अदर कंडीशनल्स। अदर कंडीशनल सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, पिछली क्लास तक हम लोगों ने समझा कि कंडीशन बताने का जो मुख्य कंडीशन बताने का जो मुख्य तरीका है वो हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा। तो अब हम सिलसिले को आगे बढ़ा लें तो बहुत खूबसूरत होगी बात। अदर कंडीशनल्स, कई सारी ऐसी भी चीजें हैं जो कंडीशंस के बारे में हम लोगों को पता होनी चाहिए, और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस पर चलेंगे। हम लोगों ने अब तक जो कंडीशंस बताने की कोशिश की वो बेसिकली इफ के साथ बताने की कोशिश की। अब तक हमने जो कंडीशन बताने की कोशिश की वो इफ के साथ बताने की कोशिश की। क्या इफ के अलावा भी और तरीके हैं कंडीशन बताने का? आज बच्चों एक एक करके चीजों को समझना शुरू करते हैं। कंडीशन बताने के लिए एक दूसरा तरीका भी है जिसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं इन केस। जिसके लिए हम शब्द यूज करते हैं इन केस। जैसे अगर मैं कुछ एक बातों को समझने की कोशिश करूं हमारे सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं और इन चारों के चारों सेंटेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे हम, प्लीज। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर अगर थोड़ा ध्यान से हम देखें तो इन सेंटेंसेस में एक सीक्वेंस बनता है और इस सीक्वेंस के आधार पर ही इसके सवाल तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर ध्यान से देखें हम, इफ इट रेन्स आई विल कैंसिल द ट्रिप। ध्यान से देखना, सीक्वेंस कुछ अलग है। इफ के साथ जब हम बताने की कोशिश करते हैं इस कंडीशन को, तो इस कंडीशन का रिजल्ट निकल कर आया आई विल कैंसिल द ट्रिप। बारिश होगी पहले, ट्रिप कैंसिल होगी बारिश होने के बाद।
बारिश होगी पहले, ट्रिप कैंसिल करने का काम होगा बारिश के बाद। अब अगर मैं कहने की कोशिश करूं, इट केस इट रेन्स आई विल कैरी माई अम्ब्रेला, जब हम इन केस के साथ किसी भी कंडीशन का जिक्र करते हैं तो ये तो है आप लोगों की कंडीशन, ये तो है आप लोगों की कंडीशन, लेकिन ये जो भी हम लोगों का रिजल्ट कहा गया है, इनफैक्ट अब ये सीक्वेंस रिवर्स में काम करता है। आप अम्ब्रेला लेकर चलेंगे पहले, बारिश होने का काम होना है उसके बाद। भाई आप पहले अम्ब्रेला लेकर चलेंगे अपनी, आप पहले अम्ब्रेला लेकर चलेंगे, बारिश होगी उसके बाद। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पहले बारिश हो और उसके बाद आप अम्ब्रेला घर लेकर जाएं, लेने जाएं और उसके बाद आप अम्ब्रेला खोलें, लो जी अब मैं बच गया। मूर्खता है। फिर क्वेश्चन को देखें, इफ आई एम सॉरी, मुझे लगता है गले में कुछ प्रॉब्लम है। इफ आई मीट विद एन एक्सीडेंट आई विल क्लेम द इंश्योरेंस। इफ के साथ जब भी हम कोई कंडीशन बताते हैं तो कंडीशन ये रही और रिजल्ट इसके बाद बताया जाता है। जब भी हम इफ के साथ किसी भी कंडीशन को बताते हैं तो इफ के बाद आने वाली जो भी बातचीत हम बताते हैं, रिजल्ट इसके बाद होता है। यानी कि हमारा सीक्वेंस इसके अगले तरफ इशारा करता है। ये कंडीशन और रिजल्ट इसके बाद आया। लेकिन अगर हम इन केस की बात करें अगर हम इन केस की बात करें तो इन केस में मामला थोड़ा उल्टा हुआ। और इन केस का मामला उल्टा कैसे हुआ? हम लोग इस सीक्वेंस को ऐसे ना देखकर हम रिजल्ट पहले बताते हैं और कंडीशन उसके बाद हमारे सामने आती है। ये सिलसिला है आपके इन केस का। लिखे हुए सेंटेंस नंबर 4 पे देखें, इन केस आई मीट विद एन एक्सीडेंट आई विल हैव द इंश्योरेंस। ऑब्जर्व करना बच्चों, इंश्योरेंस आप पहले कराएंगे, एक्सीडेंट होगा उसके बाद। तो इन केस जब भी किसी कंडीशन को बताता है तो इन केस उस कंडीशन को बताने का काम करता है जिसमें हम पहले रिजल्ट होता हुआ देखते हैं और उसके बाद हम बताने की कोशिश करते हैं कंडीशन। इसीलिए जब इन केस की हम बात करते हैं तो इन केस के बाद या इन केस के अंदर एक वार्निंग या किसी इंसान को अलर्ट करने का अंदाज होता है। जब आप किसी को अलर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक बार आप इन्हें ध्यान से पढ़ें फिर आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस सिलसिले को पढ़ने की कोशिश कर ली होगी। इसी चीज को थोड़ा आगे अगर हम लेकर चलने की कोशिश करें तो एक और शब्द है जो कंडीशन बताने का काम करता है, सपोज के साथ। सपोज की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन का रिजल्ट बताने की बजाय ये हम लोग सामने वाले इंसान के विचारों को परखने के लिए बोलते हैं। सामने वाले इंसानों की हम लोग सोच को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा सपोज इट रेन्स, व्हाट विल यू डू? तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस लिखी हुई बातचीत में हम सामने वाले के ओपिनियन को जानने की कोशिश करते हैं। भाई बात अपनी बिल्कुल सटीक है। मान लो अगर ऐसा हो जाए
तो भाई आप क्या करोगे? सामने वाले की ओपिनियन को जानने की कोशिश की हम लोगों ने। आपका परीक्षा सवाल इस तरीके से फंसाता है। अब इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये है आपका वो क्वेश्चन जो आपको परेशान करने के लिए परीक्षक देता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो भैया ये अपने आप ही समझ गए हैं कि इन दोनों बातों के अंदर सुपरफ्लॉस लॉजिक हुआ। सुपरफ्लॉस कैसे हुआ? सपोज भी कंडीशन बता रहा है, इफ भी कंडीशन बता रहा है। तो सपोज और इफ दोनों के दोनों अगर कंडीशन बता रहे हैं तो सर हम तो किसी एक शब्द का ही प्रयोग करेंगे। सामने वाली बात में अगर ओपिनियन जानने की कोशिश की गई है तो सपोज का कहना ठीक है, इफ को हमें कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। ऐसे ही कंडीशन बताने की अगर हम और भी आगे बातचीत लेकर चलें तो कंडीशन एक और आती है जिसे हम कहते हैं प्रोवाइडेड के साथ कभी कभी दैट लिखा भी हो सकता है, नहीं भी। जैसे अगर हम कहने की कोशिश करें सेंटेंस को पढ़कर देखें। सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़कर देखें हम तो सेंटेंस हमारे सामने आता है यू कैन अपीयर इन द एग्जाम इफ, या फिर प्रोवाइडेड दैट यू हैव फिल्ड द फॉर्म। तो आपके दिमाग में एक सवाल उठता है कि भैया आप किसी भी एग्जाम में अपीयर सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, और वो ये भैया आपने फॉर्म फिल किया हो तब। अरे हाँ है ना, तो इसका मतलब ये कंडीशन अपने आप में स्पेसिफिक है, और जब स्पेसिफिक कंडीशन है, जब तक आप ये कंडीशन प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक आप इस रिजल्ट के बारे में सोच नहीं सकते। इसीलिए जब प्रोवाइडेड की हम बात करते हैं तो प्रोवाइडेड एक स्पेसिफिक कंडीशन यानी कि एक इकलौती कंडीशन है जिसका रिजल्ट आपके सामने, इसके अलावा कुछ और नहीं लग सकता। एक बार फिर समझें, मैंने कहा इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू द ऑफिस। इसका मतलब भाई अगर बारिश होती है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ऐसा भी तो हो सकता है मैं किसी से मिलने जाऊंगा, ऐसा भी तो हो सकता है मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा। तो कंडीशन ये रही, रिजल्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर इस लिखी हुई बात को हम ध्यान से समझें तो कंडीशन भी स्पेसिफिक है और इसका रिजल्ट भी स्पेसिफिक है। इसीलिए हम इस तरीके के मामले में इफ को छोड़कर प्रोवाइडेड दैट के शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंडीशन बताने के लिए एक अकेला ये इफ ही हमारा सहारा हो। ना बच्चों, ना 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 ना। अगर एक्सपर्ट लेवल पर चलना चाहो तो इफ के बाहर बहुत सारी बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कल की भी क्लास आप लोगों ने बहुत खूबसूरती से रिवाइज की होगी, तो समझ आया होगा कि कंडीशन बताने के कितने पैमाने हैं और कितने सारे इसके अर्थ से अनर्थ भी हो सकते हैं अगर एक छोटे से शब्द को हम लोग बदल दें तो। अब भैया इसी कंडीशन बताने के लिए कंडीशन समय से भी जुड़ जाती है, कंडीशन समय से भी जुड़ जाती हैं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं इफ शी इफ शी राइट्स नीटली शी विल गेट द प्राइज। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा। अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूं, इफ शी डज नॉट राइट नीटली शी विल नॉट गेट द प्राइज। अब अगर इस सेंटेंस को थोड़ा हम ध्यान से देखें प्यारे दोस्तों,
अब अगर इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में एक छोटी सी लॉजिक जुड़ता है, और वो लॉजिक क्या है? आप सोच रहे होंगे सर अब तक हम लोगों ने जितनी भी कंडीशंस बनाई हैं सभी की सभी सर कंडीशन पॉजिटिव स्ट्रक्चर में ही बताई गई हैं। जितनी भी कंडीशंस हमने बताई हैं वो सभी की सभी कंडीशंस पॉजिटिव स्ट्रक्चर में ही बताई गई हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कोई कंडीशन हमने नेगेटिव लिखी हुई देखी हो। तो जब कंडीशन हम लोगों ने नेगेटिव लिखी देखी है यहाँ पर, तो इस सिलसिले को ठीक करने का प्रयास करते हैं। इस इफ और नॉट दोनों को हटाकर हम इसी की जगह पर यूज करते हैं अनलेस। क्या यूज किया बच्चों? अनलेस। अब सेंटेंस आगे हमने लिखा शी डज, पॉजिटिव होने की नोट हटते ही तो पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव होते ही हम लोगों को डज हटाना पड़ा और राइट के नाम पर हम लोगों ने लिखने की कोशिश की राइट्स नीटली। और भैया जो भी हमारे सामने है ये तो आपका एज इट इज। तो पहला नियम यहीं से अब हमें समझ आता है कि भाई साहब इस अनलेस का मतलब हमें समझ आता है कि जब हम इफ और नोट को आपस में मर्ज करते हैं। ठीक है बेटा, और ये इफ और नोट दोनों के दोनों कंडीशन का जिक्र हमारे सामने रखते हैं। ठीक है बेटा, अब अगर ऐसा ही सवाल हम फिर से लिखने की कोशिश करें, अगर ऐसा ही सवाल हम लोगों को फिर से, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं वेट हेयर टिल आई डू नॉट रिटर्न। अब इस सेंटेंस को देख लो भाई, इस सेंटेंस के अंदर खासी बात क्या है? इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर खासी बात हम देखेंगे, अगर हम इस सेंटेंस की बात को थोड़ा सा आगे देखें तो बच्चों यहां पर भी ऐसा ही सिलसिला आया हमारे सामने। टिल, देखो है तो ये टाइम को बताने वाला शब्द, लेकिन टाइम भी कंडीशन से जुड़ी हुई होती है बच्चों। तो टिल को अगर हम इस नोट के साथ जुड़ा हुआ देखें तो टिल और नोट दोनों आपस में जुड़कर क्या कर रहे हैं? तो टिल और नोट आपस में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं अनटिल। तो टिल और नोट को अगर हम आपस में जोड़ने का प्रयास करें तो बनता है अनटिल, और ये बताने की काम करता है बच्चों टाइम के बारे में। तो भाई इस नॉट और टिल को हटाकर इसकी जगह पर हम लोगों ने लिखा अनटिल। क्या लिखने की कोशिश की भाई? अनटिल। जैसे अनटिल आपने लिखा तो आई के बाद इस लिखे हुए डू की भी हमें जरूरत नहीं है, और सवाल हमारे सामने तैयार हुआ रिटर्न। इसीलिए इसीलिए किताबें कहती हैं कि अनटिल या अनलेस के बाद हम नॉट का यूज नहीं करते, क्योंकि इनके मीनिंग में ही नॉट जुड़ा नजर आता है। जरा फटाफट से इसे देख लेते हैं, फिर सिलसिला लेके चलते हैं आगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये वाली बातचीत आप लोगों ने समझ ली होगी। कंडीशन बताने वाले ऐसे और भी हमारे सामने शब्द हो सकते हैं, जैसे अगर हम कहने की कोशिश करें एक और शब्द से मिलाता हूं बच्चों, एज लॉन्ग एज। ये बताने की कोशिश करता है ड्यूरेशन। जब हम एज सून एज की बात करते हैं तो ये हमें बताने की कोशिश करता है इमीडिएट टाइम के बारे में।
अगर हम कहने की कोशिश करें कि एग्जाम्पल से, जैसे मैंने कहा एज लॉन्ग एज दे पे द रेंट दे कैन स्टे हियर। ड्यूरेशन की बात है, जब तक वो पे करते रहेंगे, जब तक वो पे करते रहेंगे, आज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, प्लीज सर इजी वे में क्लियर कर दो। क्या है ये भाई? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं? हेलो एवरीवन। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं? यहां तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक आदित्य यादव को प्रॉब्लम है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सर प्लीज एलेबरेट मोर सर, टुडेज टॉपिक इज लिटिल डिफिकल्ट। ये टॉपिक डिफिकल्ट है? आज टॉपिक है ये? टॉपिक तो नहीं है ये, हम कंडीशनल सेंटेंसेस को ही आखिरी लेवल पर लेकर जा रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? जिन्हें समझ नहीं आ रहा है, या तो उन लोगों ने कल की क्लास अच्छे से रिवाइज नहीं की है, और जिन्होंने कल की क्लास नहीं रिवाइज की है तो उन्हें आज भी कुछ समझ नहीं आना, उन्हें आगे भी कुछ नहीं समझ में आना। तो ये तो आपको कभी समझ ही नहीं आना है। और जिन्होंने कल की क्लास को ठीक ढंग से समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो उनको आज की क्लास समझ आएगी और आगे भी चीजें समझ आएंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी भी एक बच्चे का नेगेटिव कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है तो भैया आप मेरा बैच छोड़ सकते हैं, आप मेरा बैच छोड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को ओपन इनविटेशन दे रहा हूँ, आप बैच छोड़ सकते हैं, आप किसी और अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन टीचर हैं इस सृष्टि में, प्रभु ने बहुत सारे टीचर्स को बनाया है, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग थोड़ा ध्यान से देखें। और जितना जिस चीज को एक्सप्लेन करना है ना, वो मैं उतना करूंगा, किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? जिसे जितना कुछ कहना है, मैं जितना पढ़ाना है मैं उतना ही पढ़ाता हूँ, मुझे किसी के कहने ना कहने से फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी को नहीं समझ आता है तो बिल्कुल खुले दिल से आप लोगों की इजाजत है, आप अपनी कोर्स फी रिफंड करा सकते हैं, आप अपने कोर्स फी रिफंड करा सकते हैं, और आप उस इंसान से जाके पढ़ें जो आपके एरिया में आपको पढ़ा रहा है। ठीक है? सब कुछ लोगों की छूट है भाई, सब लोगों की छूट है। जिसे पढ़ने की इच्छा बेशक हमसे नहीं पढ़ा जा रहा है, तो उनकी खुले दिल से स्वागत है, वो किसी भी टीचर से जाकर पढ़ें। ठीक है आदित्य यादव मिस्टर जितेश जी, आप भी अब किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, खुले दिल से आपका स्वागत है। ठीक है? हम तो भाई बिल्कुल बेकार पढ़ाने वाले टीचर हैं, ठीक है ना? 2001 से पढ़ा रहा हूं इस इंग्लिश को ही, कभी बोला नहीं हूं, लेकिन आज इस बच्चे के कमेंट को देखकर महसूस हुआ। ठीक है? खैर, हमारे सामने दो सेंटेंसेस हैं। इस एज लॉन्ग एज से हम लोग एक ऐसी कंडीशन बताते हैं जो ड्यूरेशन की बात करता है। ड्यूरेशन का मतलब एक ऐसी बातचीत, एक ऐसा कोशिश जो समय के लंबे हिसाब को बताने की कोशिश करते हैं। एज सुन एज की अगर हम बात करते हैं तो तुरंत
इमीडिएट कोई भी एक्शन जो होने वाली बात होती है। अब आते हैं हमारे सामने दो सेंटेंसेस, दोनों को समझने का प्रयास करें। एज लॉन्ग एज दे पे द रेंट दे कैन स्टे हियर। जब तक वो पेमेंट देते रहेंगे, रेंट देते रहेंगे, तब तक वहां रह सकते हैं। इसका मतलब यहां इस लिखी हुई बातचीत में ड्यूरेशन बताया गया है, ठीक है ना जी। अगर इसकी हम बात करते हैं, एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे ही बेल बजी सारे बच्चों ने अपनी अपनी क्लासेस छोड़ दी हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं और मुझे लगता है एज सुन एज हो या एज लॉन्ग ऐसे इनके फिलिप्स भी अगर आप लोगों को दिए जाएं, अब इस लिखे सेंटेंस में क्या कहना सेंसिबल होगा, एज सुन एज या फिर एज लॉन्ग एज। चलिए, तो इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो जैसे ही किसी ने देखा, आपका नाम लिया, तो इसका मतलब यहां पर जो कही गई बात है ये एक इमीडिएट एक्शन की बात है, ठीक है बच्चों। देखो, आपकी परीक्षा में जो सवाल पूछा जाता है वो इसी के आधार पर चुन लिया जाता है। हल्के फुल्के पेपर में अगर आप जाओगे, हल्के फुल्के पेपर में अगर तुम जाओगे, तो बच्चों हल्के फुल्के पेपर में एक सीधी सी बात आप लोगों के सामने, हल्के फुल्के पेपर में अगर आप जाओगे तो एक छोटा सा सवाल है। हम लोग एक चीज जानते ही हैं, जब ये सभी के सभी शब्द हमारे कंडीशन बताते हैं तो इनके बाद हम लोग फ्यूचर का लेना देना नहीं रखते। इसका मतलब इनके बाद हम लोग विल, शैल या फिर वुड का यूज नहीं करते। एक हल्का फुल्का सवाल यही आप लोगों से पूछता है, क्लियर है। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो क्लास छोड़ सकता है बेटा, अपनी फीस रिफंड लो और अच्छे टीचर से पढ़ो, ठीक है। हाँ, बिल्कुल आपका तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि एक बार आप लोग कोर्स से हटोगे तो दोबारा आपको कोर्स बाई करने का मौका मिलेगा नहीं। एक बार आप कोर्स से हटोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। पढ़ो बेटा अपने गली मोहल्ले के लोकल टीचर से, जो सेकंड्स में टेंस खत्म करते हैं, 2 दिन में टेंस खत्म करते हैं। या भूख भूख के गला फट लिया, अब तक टेंस नहीं लपेट ली हम लोगों ने, और उसके बाद भी कहते हैं आपकी और एग्जाम्पल्स दो। चलो भाई, तुम्हें तो भगवान ही पढ़ा सकता है। एक बच्चा कहता है सर इनकी हिंदी बताओ। मैं इंग्लिश पढ़ाने आया हूँ, हिंदी पढ़ाने आया हूँ, पहले तो ये डिसाइड कर ले मेरे भाई। अगर हिंदी मेरे से पढ़ोगे तो इंग्लिश कहाँ पढ़ोगे भाई। आज तक कभी महसूस किया है कि इंग्लिश ने हमें बर्बाद क्यों किया है। इंग्लिश को हम लोगों ने इसीलिए बर्बाद किया है क्योंकि इंग्लिश के चक्कर में आज तक हमें हिंदी ही पढ़ाई गई है। टीचर क्लास में आता, इंग्लिश की बुक खोली और हर एक लाइन से हम लोगों को लेसन पढ़ाया जाता और हर एक लाइन की हिंदी बताई जाती थी। और आज इस मोड़ पर आकर हम खड़े हो गए हैं कि हमें इंग्लिश कुछ नहीं समझ में आती और हम हैंडीकैप सोचते हैं और ये कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश की हिंदी बताओ। आपको कभी पता ही नहीं चला आपके साथ हुआ क्या है। और आज ये इंसान आपके इंग्लिश को इंग्लिश की तरीके से पढ़ाना अगर चाहता है तो आपको दिक्कत हो रही है। छोड़ दो क्लास, छोड़ दो बेटा, खुले दिल से स्वागत आपके इस डिसीजन का। पूरा भारतवर्ष पढ़ता है, आप चाहते हैं हिंदी पढ़ें, पढ़ो हिंदी। कॉम्पिटिटिव लेवल निकाल के दिखाओ, मैं मानता हूं आप लोगों को आप ग्रेट हैं। इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ो, मत पढ़ो छोड़ दो कोर्स। कौन फर्क, किसको क्या फर्क पड़ता है यार। 15,000 से 14,000 रह जाएंगे मेरे बच्चे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 14,000 तो वो होंगे जो टक्कर लेंगे, जो सिलेक्शन के लिए लड़ेंगे।
मैं वो टीचर नहीं हूँ कि कमेंटबाजी से मुझे खुशी मिलेगी, मैं वो टीचर हूँ जिसको रिजल्ट से खुशी मिलेगी। आपके जहन में इंग्लिश को अच्छे से बिठाना मेरा फर्ज है, आपके अंदर आपकी सिलेक्शन की आग लगाना है। मेरे सामने लिखे हुए 4 सवाल, जरा इन पर भी थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। चलो 4 नहीं 5 सवाल लिख लेता हूं। मेरे सामने 5 सवाल लिखे हैं, जरा इनको देख लीजिएगा, फिर हम लोग प्रैक्टिस पर काम करना शुरू करेंगे। लिखे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस की अगर आप बात करें, तो इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंस में, लिखे हुए सभी के सभी सेंटेंसेस में अगर हम थोड़ा ध्यान से चीजों को समझें, तो इन सेंटेंसेस के अंदर 2 शब्द हैं जिनके आधार पर खेल रचा गया है, और एक शब्द लिखा गया है व्हेन के साथ, एक नहीं 2 सेंटेंसेस सामने नजर आए, और दूसरा शब्द लिखा गया है व्हाइल, एक नहीं 2 सेंटेंसेस साथ लिखे गए। ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस को हम लोग बेसिकली कहते हैं साइमल्टेनियस एक्शंस। ऐसे लिखे हुए हमारे सेंटेंसेस जो हैं उन्हें हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस एक्शंस। साइमल्टेनियस एक्शंस की अगर हम बात करें, तो साइमल्टेनियस एक्शंस का मतलब समझ आया कि जब एक नहीं 2 एक्शंस एक साथ चलने का काम हुआ। तो व्हेन और व्हाइल की जब हम बात करते हैं, तो व्हेन और व्हाइल का अगर सिलसिला हम देखें ध्यान से, तो व्हाइल एक ऐसा टाइम वर्ड है जो दोनों के दोनों एक्शंस कॉन्टिन्यूस बताना चाहता है। एक तरफ ये काम हुआ और दूसरा काम दूसरी तरफ हो रहा है। तो इसका मतलब इसके लिए दिखे हुए दोनों के दोनों हिस्सों में हम लोगों को कॉन्टिन्यूस एक्शन हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है जी। और अगर हम इस व्हेन की बात करते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि व्हेन के साथ हम लिखा हुआ देखें इंडेफिनिट टेंस, और आगे लिखी हुई बातचीत किसी भी टेंस में इससे फर्क नहीं पड़ता, इंडेफिनिट हो या फिर परफेक्ट हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। लेकिन वाइल का जिक्र कॉन्टिन्यूस के साथ ही होना चाहिए, ये माना जाता है। When she was driving her car, it was raining। तो सर यहाँ पर बारिश होना, यहाँ पर गाड़ी चलाना, दोनों के दोनों एक्शन साइमल्टेनियस हुए। जब साइमल्टेनियस होने का मतलब ये हुआ, जब दोनों के दोनों एक्शंस एक साथ हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में when ना होकर यहाँ पर हम लोग while का जिक्र लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, while रवि केम nobody wished him। ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पर भी पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, उसका आना, किसी ने उसे विश नहीं किया, ये भी आपका पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। तो दोनों के दोनों पास्ट इंडेफिनिट होने की बातचीत while से लेना देना नहीं रखती, when का जिक्र हो। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव,
When they knocked at the door, Ravi woke up. अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्शन पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर, कोई दरवाजा खटखटाए पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, सर रवि का उठ जाना ये भी एक स्पेसिफिक टाइम, इसीलिए हम लोगों ने इसके साथ when में कोई आपत्ति नहीं जताई। अगला सवाल हमारे सामने आता है अगला सवाल हमारे सामने आता है When Reena was cooking food, Isha was watching TV. ये एक्शन कॉन्टिन्यूस और इधर ये एक्शन कॉन्टिन्यूस, इसीलिए when ना होकर यहाँ बेहतर होगा while का यूज हो। आखिरी सवाल हमारे सामने when she will return, she will tell us the whole story. थोड़ी देर पहले ही हमने समझी, आप टाइम वर्ड या कंडीशन वर्ड की अगर बात करते हैं तो इसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हम इसे फ्यूचर से हटाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलते हैं। एक बार इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा, फिर मैं आपके साथ मिलकर क्वेश्चंस पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू करूंगा। अब तक तो हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे, अब हम समझेंगे किस तरीके से इन लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर नॉलेज को अप्लाई करना है। पहले थोड़ा ध्यान से इस चीज को रिवाइज करें, फिर चलते हैं आगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बातें आप लोगों ने देख ली होंगी, और अब हम जो डिस्कशन शुरू कर रहे हैं बच्चों, अब तक तो बात थी हमारी अब तक तो बात थी हमारी इस डिस्कशन की जो हम लोगों ने समझा, ये सारी की सारी एक नॉलेज का सेक्शन है। लेकिन जब तक हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक ये सारी बातें बेकार हैं, बकवास हैं। तो क्वेश्चंस को कैसे पढ़ा जाता है, अब इस बात को समझने का प्रयास हम करेंगे। लेकिन बच्चों एक चीज और याद रखिएगा, क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हम लोगों को क्वेश्चंस पढ़ने के तरीके भी तो सीखने होंगे। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किए जाते हैं, आज बच्चों मैं कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन तैयार कर देता हूं। तो टेंस के पढ़ने के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करने की ट्रिक्स लगानी हमें होगी और सीखना होगा किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम तैयार करें। सबसे पहली बात तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि क्वेश्चन या इंग्लिश को हम पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट। तो बच्चों एरर मार्क करने की अगर बात आए तो लेफ्ट को ठीक मानकर हम एरर मार्क करते हैं राइट की तरफ। दूसरी चीज हम लोगों को समझ आती है कि कभी कभी हम लोगों को राइट पार्ट में लिखा हुआ नजर आता है टाइम वर्ड, और इस टाइम वर्ड की वजह से ही हम क्वेश्चन को हमेशा रिवर्स में सोल्व करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग सेंटेंस को रिवर्स में सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा। फिर तीसरी बात आती है, कभी कभी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को किसी शब्द को अगर ध्यान से देखें तो कभी कभी किसी शब्द को हम सेंटेंस के अंदर ओमिटेड देखते हैं। जब ओमिटेड है हमारे सामने वर्ड, तो ओमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो इस हटे हुए शब्द को हम लेफ्ट टू राइट की कंसीडरेशन में ही आने वाले हिस्से की शुरुआत में हम इस शब्द को रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अगर आगे हम लोग देखने की कोशिश करें तो प्यारे दोस्तों हम लोगों को सेंटेंसेस में कीवर्ड्स का यूज बताया गया।
और कीवर्ड्स वो शब्द हुए जिससे हम टेंस को पहचान सकते हैं। अगर मैं आपके सामने लिखूं, एक प्यारा सा शब्द मैंने लिखा यस्टरडे, बताओगे जरा सोचकर ये कौन से टेंस से संबंधित है? पास्ट इंडेफिनिट, पढ़ा है हम लोगों ने इसके बारे में। अच्छा, अगर मान लो हम लोग सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ देखते हैं येट, तो क्या कहा जाए? इस येट को देखते ही तीन बातें याद आती हैं। सेंटेंस नेगेटिव हो, इसको हमेशा सेंटेंस के आखिर में रखते हैं, और तीसरी बात, ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। कुछ याद आ रही होगी बातें। ऐसे कई सारे हम लोगों ने कीवर्ड्स के बारे में जानकारी ली। फिर एक अगली बात आती है हमारे सामने, लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोग सिंस, फॉर या फिर फ्रॉम का यूज पढ़कर आए हैं। बोलो हाँ। सिंस, फॉर या फ्रॉम के साथ हम लोग हमेशा बताने की कोशिश करते हैं टाइम, या तो सेंटेंस से या फ्रेज से या वर्ड से। बात आ गई बच्चों? याद पढ़ा हम लोगों ने इसके बारे में। ठीक है। इसके बाद हम लोगों को एक चीज पता है कि अगर हमारा सिंस, फॉर या फ्रॉम सही तरह यूज हुआ, तो इसी की वजह से हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं परफेक्ट, या फिर हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों? भाई सिंस, फॉर या फ्रॉम का अगर यूज सही है, अगर सिंस, फॉर या फ्रॉम का हम यूज कर रहे हैं, तो भाई सिंस, फॉर या फ्रॉम की वजह से हम लोग आप अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे यूज होता है। ठीक है जी। एक अगली बात आती है, 6 कैटेगरीज की वो वर्ब, सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस, पोजेशन और मिसलेनियस। कुछ याद आया बच्चों? ये वो वर्ब्स हैं जिनका हम लोग इंडेफिनेट में यूज करते हैं, और इन वर्ब्स का हम लोग कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते। हम लोगों ने इन वर्ब्स की कैटेगरीज भी बनाई हैं। ठीक है भाई, हम लोगों ने इन वर्ब्स की कैटेगरीज भी बनाई हैं। फिर इससे आगे अगर हम चलने की कोशिश करें, तो एक अगली चीज आती है जिसे हम कहते हैं दोस्तों शॉर्टकट। कुछ याद आ रहा है? लिखे हुए सेंटेंस के बीच अगर हम लोगों को लिखा हुआ नजर आता है सिंस, तो शायद हम इसके बाद मेंशन करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, और इससे पहले हम मेंशन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुछ याद आ रहा है बच्चों? अगर ऐसे कितनी सारी चीजें हम लोगों ने तैयार की हैं। लिखे हुए सेंटेंसेस के बीच अगर मुझे लिखा हुआ नजर आता है बिफोर, तो भैया हम इधर एंटीसीडेंट के नाते यूज करते हैं परफेक्ट, और प्रेसिडेंट के नाते हम यूज करते हैं इंडेफिनिट। तो बेसिकली टेंस को सोल्व करने के हमारे पास 8 तरीके हैं। ठीक है। और अगर हम इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो अब क्वेश्चंस पर मैं इन्हें अप्लाई करना चाहूंगा। एक बार इन्हें ध्यान से देख लें। क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे, और मैं हर एक सवाल को आपके सामने मिलकर सोल्व करूंगा। क्वेश्चंस के डिस्कशन में मैं आराम से बैठूंगा, आपके सामने नहीं होऊंगा। स्क्रीन पर सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, आपको बड़े ध्यान से देखना है अटेंटिवली किस तरीके से यूज होता है। तो चलिए सरकार, क्वेश्चन जरा आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, एंड आई होप यू पीपल विल बी अटेंटिव। चलिए सर, शुरू करें। तो बच्चों, आपके सामने लिखे हुए पहले 5 सवाल हैं। पहले आप दिमाग लगाएं, और उसके बाद मैं आपके साथ मिलकर इन क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा। प्लीज टेक योर टाइम।
चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं और पहला क्वेश्चन लिखा है इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड। आप देखें ध्यान से, लेफ्ट टू राइट की कंसीडरेशन कहती है कंडीशन अगर पास्ट परफेक्ट में लिखी है तो आपका जो भी ये रिजल्ट है दोस्तों, इसमें वुड हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। तो लिखे हुए इस सेक्शन सी के अंदर आपको ठीक करना होगा, शी वुड हैव गॉट द जॉब। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। He told me that he wrote a letter to his superior for a certain reason। देखो बच्चों, यहाँ सेंटेंस के अंदर एक नहीं, यहाँ सेंटेंस के अंदर एक नहीं दो एक्शंस बताए गए हैं। एक एक्शन बताने का हुआ और दूसरा एक्शन लेटर लिखने का हुआ। तो बच्चों, लेटर लिखने का ये जो काम है, लेटर लिखने का ये जो काम है, ये एंटीसीडेंट हुआ। अब अगर एंटीसीडेंट है, भाई लेटर कोई लिखेगा पहले और बताएगा बाद में। अब अगर लेटर लिखने का एक्शन एंटीसीडेंट है तो बच्चों, एंटीसीडेंट को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और आपका जवाब करेक्ट होता है, ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर। अगले सवाल पर चलते हैं। आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। आगे हमने पढ़ा सिंस। जैसे ही इस सिंस को हम लोगों ने देखा तो हमें एक बात याद आती है बच्चों, अगर सिंस और फॉर का यूज लिखे सेंटेंस में सही है तो हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे और इसीलिए आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब। क्वेश्चन 4 पर आते हैं। क्वेश्चन 4 लिखा है आफ्टर। देखो बच्चों, याद है हमें, आफ्टर के बाद हम एंटीसीडेंट का जिक्र करते हैं, इसीलिए सेंटेंस होना चाहिए आफ्टर रवि हैड द मैगजीन्स। आफ्टर रवि हैड रेड द मैगजीन्स। आफ्टर के बाद एंटीसीडेंट का जिक्र हम करते हैं, इसलिए आफ्टर रवि हैड रेड द मैगजीन्स। क्वेश्चन 5 पर आए। His father would have been pleased to get him a wrist watch if। अब बच्चों, if के बाद would have कहने की तो कोई सेंस ही नहीं बचती, तो सेंटेंस होना चाहिए if he had worked harder। कंडीशन का सीधा नियम है भाई, कंडीशन पास्ट परफेक्ट में तो रिजल्ट वुड हैव के साथ, बिल्कुल सीधी बात है। अगले 5 सवाल प्लीज आप इन पर ध्यान लगाएं, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने। When the doctors found that the player has taken prohibited medicines। बच्चों, अगर आपका सेंटेंस लिखा हुआ, अगर आपका सेंटेंस लिखा हुआ पास्ट में चल रहा है तो प्यारे दोस्तों, आपके सारे सेंटेंस का हिस्सा भी तो पास्ट में ही होगा। When the doctors found, बात पास्ट में हुई, आगे लिखी हुई बात को भी तो पास्ट में ही कहोगे। ही प्लेयर नहीं है ये, द प्लेयर हैड टेकन, द प्लेयर हैड टेकन। बाकी का सेंटेंस आपका अपने आप में बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एज सुन एज। आ गया बेटा वही सवाल, जब हम बात करते हैं एज सुन एज,
As soon as the clock strike 5, they down the tools and off they go. ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों ये जो लिखी बात है बेसिकली ये आपके सामने एक रूटीन एक्शन बताया गया है। और रूटीन एक्शन किस तरीके का हुआ? रूटीन एक्शन हुआ कि जैसे ही 5 बजते हैं, जैसे ही 5 बजते हैं तुरंत वो लोग अपना टूल रखते हैं और उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। तो बच्चों हैबिट या रूटीन एक्शन को बताने के लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो सेंटेंस आपका करेक्ट हुआ एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 5। क्वेश्चन नंबर 8 पर आए। It had been our custom from immemorial time to be hospitable to those who come to our doors। बच्चों हमारी कभी से हमारी ये कस्टम है कि घर पर जो मेहमान आते हैं उनकी मेहमान नवाजी हम करते हैं। तो भाई ये मेहमान नवाजी की अगर बात कही जाती है तो इसका मतलब तो ये कभी से चला आ रहा है, पास्ट की बात तो नहीं है, तो प्रेजेंट की है। तो होना चाहिए इट हैज बीन आवर कस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 पर आए। आई आस्क्ड इफ शी हैज लुक्ड एवरीवेयर। बच्चों टेंस पास्ट में चल रहा है सारा, तो हैज लुक्ड ना कहकर यहां होना चाहिए हैड लुक्ड एवरीवेयर। क्वेश्चन 10, हैड आई रियलाइज्ड, had I realized, had I realized, had I realized that it was such a long way, I would have taken a taxi. I would have taken a taxi। ठीक है बच्चों, अगले 5 सवाल पर कृपया ध्यान दें।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 पर क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर काम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, एज ही डाइव्ड फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड ही वॉज टेरिफाइड टू सी दैट द वाटर वॉज ड्रेन्ड फ्रॉम द पूल द प्रीवियस नाइट। अब देखो बच्चों, एंटीसीडेंट है, पानी का पानी का पूल से पहले ही निकल जाना, ये एंटीसीडेंट है। अगर एंटीसीडेंट है अगर ये एंटीसीडेंट है तो एंटीसीडेंट होने का मतलब क्या समझ आता है? एंटीसीडेंट होने का मतलब ये समझ आया, द वाटर हैड ड्रेन्ड, द वाटर हैड ड्रेन्ड। ठीक है बच्चों। आगे अगर हम बात करते हैं, लिखा है एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। जब सिंस का आपके सामने जिक्र आया है तो बेटा सिंस की वजह से आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्वेश्चन 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 13 कहता है शी विशेज। अब देखो बच्चों, यहाँ विशेज की अगर बात आती है तो कंडीशन आ गई आपके सामने, और अगर कंडीशन इमेजिनेशन की है तो इमेजिनेशन के लिए हम लोग यहाँ यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। शी स्टडीड लिटरेचर इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री व्हेन शी वाज इन कॉलेज। शी स्टडीड। आप लोगों ने ये इमेजिनेशन की बात मेरे साथ सीखी है, जिसमें हमने कहा आई विश, अरे हाँ ना, आई विश आई वर अ किंग। अब अगर मैं इस आई विश की जगह कहूं आई हैड विश्ड, सॉरी आई विश्ड, तो भैया अगर इस विश को पास्ट में करोगे तो आने वाले सेंटेंस को तो पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में लेकर जाओगे। तो यहां सेंटेंस होना चाहिए शी हैड स्टडीड। आप शी हैड स्टडीड कर लो या फिर शी स्टडीड कर लो, दोनों ही ठीक माने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 को ठीक किया, मच वाटर हैज फ्लोन। बच्चों फ्लोन का मतलब तो उड़ना होता है, उड़ने की बात नहीं कही है। मच वाटर हैड फ्लोड, FLOWED, मच वाटर हैज फ्लोड। क्वेश्चन 15, आई डू नॉट विश टू राइज, राइज नहीं बच्चों, RAISE, रेज फॉल्स होप्स। अगले 5 क्वेश्चंस पर दिमाग लगाएं प्लीज।
लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन हमारे सामने आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। बच्चों बात अगर पास्ट में है तो कही जानी चाहिए व्हाट हर नेम वाज। क्वेश्चन 17 काफी प्यारा सवाल है, पूछा भी जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है अपोलो वॉज वर्शिप्ड एज लॉन्ग एज द रोमन एम्पायर, एज लॉन्ग एज द रोमन एम्पायर हैड लास्टेड। बच्चों ध्यान से देखना, ड्यूरेशन की बात कही गई है। जब तक रोमन एम्पायर चलती रही तब तक अपोलो नाम के देवता की पूजा होती रही। इसका मतलब क्या समझ आया? इसका मतलब हमें समझ आता है एज लॉन्ग एज द रोमन एम्पायर लास्टेड। ये परफेक्ट में तो कहने की बात नहीं है, दोनों तरफ एक ही तरह का टेंस हुआ। एज लॉन्ग एज द रोमन एम्पायर लास्टेड। क्वेश्चन 18 आई प्रिटेंडेड, कहानी यही खत्म हुई बच्चों। प्रिटेंड करने का मतलब क्या हुआ? इमेजिन करना, दिखावा करना। आई प्रिटेंडेड बात पास्ट से है तो इधर आपकी पास्ट में ही गई। आई प्रिटेंडेड एज इफ आई हैड बीन इंटरेस्टेड। अगला सवाल द टीचर रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। इस लिखे क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, इस लिखे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday। बच्चों अगर yesterday की बात कही है, टाइम वर्ड अगर पास्ट का है तो पास्ट कहने की वजह से आपका द ट्रेन वॉज सपोज्ड टू अराइव। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, प्लीज ध्यान से देखें। चलिए अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 राजन टोल्ड मी दैट यू हैड लेफ्ट द कॉलेज अ ईयर बिफोर। देखो बच्चों इस सेंटेंस के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बेसिकली 3 सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं। और इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस को अगर बड़े ध्यान से देखा जाए तो इन तीनों के टेंस एक दूसरे पर असर डालते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है राजन टोल्ड मी, राजन का मेरे को बताना, ये बेसिकली एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हुआ, कोई नई बात नहीं। आगे लिखा है राजन टोल्ड मी दैट यू हैड लेफ्ट द कॉलेज अ ईयर बिफोर। अब अगर इसे हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, अ ईयर बिफोर ये एंटीसीडेंट हुआ, राजन का बताना बाद में हुआ, कॉलेज को छोड़ना एंटीसीडेंट पास्ट हुआ। लेकिन जब उसने कॉलेज छोड़ा और जब उसने बताया, वो इसके बीच इस एक्शन को कॉन्टिन्यूसली कर रहा था। इसलिए सेक्शन सी के अंदर लुकिंग नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए हैड बीन लुकिंग। ठीक है बच्चों, यहाँ लुकिंग नहीं होना चाहिए, हैड बीन लुकिंग। अगले क्वेश्चन पर हम काम करते हैं। ही आस्क्ड मी इफ आई एम इल। बच्चों अगर बात पास्ट की कही गई है तो पास्ट का सिलसिला पास्ट से ही चलता रहे। इफ ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल, बाकी का सेंटेंस आपका पास्ट में ही है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने आता है।
इंडियाज इंडिपेंडेंस हैड बीन, बच्चों इंडिया की इंडिपेंडेंस, आज भी लोग इंडिया की इंडिपेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं, काफी सारे पैट्रियट्स आज भी सेक्रीफाइस दे रहे हैं, तो बात प्रेजेंट से होनी चाहिए। इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज बीन द रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है यस्टरडे रमेश गॉट द इंफॉर्मेशन दैट हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। बच्चों यहाँ एक नहीं दो सेंटेंसेस लिखे हैं, एक तरफ लिखा है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन का मिलना है और एक तरफ कहा गया उसके पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाना। तो बच्चों एक्सीडेंट में मृत्यु होना ये एंटीसीडेंट है, ये एंटीसीडेंट है और इंफॉर्मेशन मिलना प्रेसिडेंट है, इसीलिए हिज फादर हैड डाइड। अब सवाल बड़ा प्यारा हुआ कि आप इस हेड को कहां लिखें, बी के आखिर में या ऑप्शन सी की शुरुआत में। जी बिल्कुल, लिखी हुई ट्रिक अगर आप थर्ड नंबर ध्यान से देखेंगे तो बच्चों बिल्कुल स्पष्ट है ये बात कि हम लोग किसी भी ओमिटेड वर्ड को आने वाले हिस्से की शुरुआत में लिखते हैं। तो सी फॉर चाइना की शुरुआत में आपने हेड को इंसर्ट किया। क्वेश्चन 25 कहता है ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क। क्वेश्चन यही खत्म हुआ, कंडीशन का फ्यूचर से लेना देना नहीं, इसलिए इफ यू के बाद विल को हटाएं और बाकी का सेंटेंस अपना आप ठीक होता है, इफ यू आस्क हिम। अगले 5 सवाल आपके सामने हैं, बड़े आराम से क्वेश्चंस को सोल्व करके देखें, फिर मैं आपके साथ इनके आंसर्स को डिस्कस करूंगा। टेक योर टाइम प्लीज। मिस्टर संकेत, आपके कोर्स को ब्लॉक करवाने वाला हूं मैं, क्योंकि आप ये जो बदतमीजी लिख रहे हैं। सर आप एक बात बताओ, हमारी प्रैक्टिस करवा रहे हो या आप कुर्सी पर बैठकर आराम से ये क्या बकवास लिख रहे हैं आप? क्या आप अकेले पढ़ने वाले हैं इस बैच में, या बिल्कुल बेटा मैं हर रोज इसी चीज को समझाने की कोशिश करूं? ये प्रैक्टिस आपकी कराने का मतलब है, आपको टाइम दिया जा रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आंसर्स बताकर कहानी खत्म कर दूं तो मैं फटाफट आंसर्स बता देता हूं, आपको समझ आए या ना आए तो मुझे मतलब नहीं। यार तुम बदतमीज कहां से पैदा होते हो, ये समझ नहीं आती बात। चलिए मैं अपने क्वेश्चंस कराता हूं यार। क्वेश्चन 26 कहता है आई फाउंड दिस रिंग एज आई डिग इन द गार्डन, इट लुक्स वेरी ओल्ड, आई वंडर हुम इट बिलोंग्स टू। तो परी इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर होना चाहिए एज आई वॉज डिगिंग। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर एज द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेइंग कार्ड्स। प्लेड की जगह पर होना चाहिए प्लेइंग। अगला क्वेश्चन, मोहिनी वॉशेज हर Mohini washes all her clothes and cooks food for the family before she goes to the office. Is going की जगह होना चाहिए goes to the office. अगला question, I know nothing about chess because my games teacher also did not know anything. Question 30th, the discreet inquiry revealed that his involvement in the fraud cases have been more than what was first guess. तो यहां पर what was first guess की जगह हम लोगों को लिखना होगा what first was guessed. अगले क्वेश्चन पर आए, if you had read the relevant literature carefully you would have answered most of the questions correctly. लिखे हुए सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, सुरेश बाबू who has been living in this town since 1955, इस लिविंग की जगह होना चाहिए has been living. अगला क्वेश्चन, he hoped to finish the work in the last week but in fact he could not. लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन 34, he could not cut the grass today because the handle of the machine had broken a few days ago. क्योंकि यहाँ few days ago लिखा है इसीलिए few days ago अगर लिखा है इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट का जिक्र होना चाहिए। The handle of the machine broke a few days ago. Question 35, I have pleasure to certify that Shamim worked meritoriously for the last 3 years. जब for का यूज अपनी जगह सही है तो for का यूज अपनी जगह बिल्कुल सही होने की वजह से Shamim has been working meritoriously. अगला क्वेश्चन, The Department of the Modern Indian Languages is running a course in the comparative literature for the last 15 years. For का यूज अपनी जगह बिल्कुल सही है तो for का यूज अपनी जगह सही होने की वजह से
हैज बीन रनिंग अ कोर्स आपकी जगह इस सेंटेंस में होना चाहिए। क्वेश्चन 37, हैड ही फॉलो, बच्चों ये लिखा हुआ पास्ट परफेक्ट का इन्वर्जन है तो होना चाहिए हैड ही फॉलोड द डायरेक्शंस। बाकी का सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं, अगले सेंटेंस पर काम करते हैं। वंस ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक ही एडमिटेड इट। बात पास्ट की है तो एडमिट्स नहीं, एडमिटेड का आप यूज करें। अगला सेंटेंस, ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर इफ ही वुड नॉट हैव। बच्चों इफ के साथ हम वुड का जिक्र नहीं मानते हैं, ठीक, तो इसलिए हमने इसे ठीक किया। इफ ही हैड नॉट हर्ड द न्यूज, आप इस सेंटेंस को एक और तरीके से ठीक कर सकते हैं। इफ और नोट को मर्ज करके अनलेस का लिख सकते हैं प्रयोग, तो हो सकती है बात अनलेस ही हैड हर्ड द न्यूज। क्वेश्चन 40 कहता है, सुमित्रा अपील्ड टू द मैनेजिंग कमिटी दैट शी माइट बी अलाउड। बात पास्ट की है तो मे की जगह हम माइट का जिक्र करेंगे। अगला क्वेश्चन, if John had told me last Thursday, I would have given him the money. सेक्शन सी के अंदर एरर मार्क करें। क्वेश्चन 42 पर आए। नो सूनर डिड, बच्चों अगर डिड का जिक्र आ ही गया है तो अराइव्ड की जगह पर आप मेंशन करने की कोशिश करें अराइव, क्योंकि डिड के साथ हम फर्स्ट होमो वर्ब यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये बात रिलीवेंट टू प्रेजेंट है। Kalidas is the Shakespeare of India. Question number 44. She has been weeping for 2 hours. She has been weeping for 2 hours. अगला सवाल, This is the worst. बच्चों ये सवाल अपने आप में मिसप्रिंट है, इसे छोड़िए। अगले क्वेश्चन पर आए। Manish has been weeping since his marriage. For नहीं, since his marriage. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस यू विल लेबर हार्ड। बच्चों अनलेस का जिक्र विल फ्यूचर के साथ होने का ठीक नहीं है, तो आपके सामने इस लिखे सेंटेंस में अनलेस यू लेबर हार्ड, बाकी का सेंटेंस अपने आप में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई। तो बच्चों हम लोगों को पता है ऑर्डिनल या सुपरलेटिव डिग्री की बातचीत में हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, तो यहां लिखा होना चाहिए ऑप्शन सी की शुरुआत में हैव मेट। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे। लिखे हुए सेंटेंस के पार्ट ए को ठीक किया जाए। द पुलिस केम आफ्टर, बाकी का सेंटेंस अपने आप में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आए। माय फादर टोल्ड मी दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। लिखी गई बात एक प्रोवर्ब है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, आप अपने घर पर तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, अच्छे से रिवाइज करें और चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर।